हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर देखने जा रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें यूनिट 3 यूनिट 4 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ये यूनिट 3 में कितने टॉपिक हैं? 5। कौन कौन? मेन टॉपिक जो हैं वो ये रहे: फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, दूसरा इंफॉर्मेशन सर्विसेज, काउंसलिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल, और प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है। यूनिट 4 में 3 टॉपिक हैं। कौन कौन? प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। ठीक है। दूसरा है क्लिनिकल फार्मेसी और तीसरा है ओटीसी सेल्स, ओटीसी ड्रग। सिर्फ हम लोग आज ओवरव्यू जल्दी जल्दी ऊपर इसके जितने भी डिफिनीसन और ये सब हैं वो हम लोग ऊपर देखेंगे, ताकि एक आइडिया लग जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। और इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें कुछ भी पढ़ें, लिखना अपनी तरफ से समझ के ही है, जो समझे रहेंगे वही लिखेंगे। ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। ये गिव द सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन, यानी मान लीजिए अगर कोई ड्रग है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको कहाँ कहाँ से मिल जाएगी। तो उसके लिए 3 सोर्स हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इसके बारे में हमको देखना होगा। ये सोर्स ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। क्वेश्चन आ चुके हैं पिछली बार, अभी फिर आने के चांसेज हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम में? कहाँ? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट किसको किसको ट्रेनिंग दे सकता है, और एक्सटर्नल मतलब बाहर उसका क्या क्या काम होता है, किसको किसको ट्रेनिंग दे सकता है, ये जानेंगे। फिर उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पीटीसी। पीटीसी मतलब फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी। ठीक है। फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी ये भी यूनिट 3 का ही पार्ट है। फार्मेसी और थेराप्यूटिक कमेटी जो है ये ये इसमें फिजिशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं और नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं। इनका ये स्ट्रक्चर ये बने कैसे, ये तो पता चल गया। ये ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? यही होता है कि लो कॉस्ट पे दवाई कैसे दें, मरीज़ को जल्दी से जल्दी ठीक कैसे करें, और अच्छी ट्रीटमेंट कैसे उपलब्ध कराई जाए, हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं कम हैं उनको कैसे प्रॉपर किया जाए, ये सब इनका काम होता है पीटीसी यानी फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी के। ठीक है। ये तो ओवरव्यू समझ में आ ही रहा होगा सबको। उसके बाद से है ये आगे नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव एंड हिस्ट्री ऑफ डीआईसी। वही डीआईएस यानी ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज कि ड्रग का इंफॉर्मेशन हमको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, ये है। फिर डिफाइन एंड क्लासीफाई द ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन क्या होती हैं? ओटीसी मेडिसिन वह मेडिसिन होते हैं जो हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाते हैं, इन्हें विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी कहते हैं। और क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और मार्केट में ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है? ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग में फार्मासिस्ट का रोल हमें देखना है। ठीक है। अगला है चौथे यूनिट का कुछ टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड इलेबोरेट द स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है? इसमें क्लिनिकल फार्मेसी में क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है जो सही ट्रीटमेंट और इफ़ेक्टिव डोज ये सब डिसाइड करता है, ताकि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिले। ये हम क्लिनिकल फार्मेसी में पढ़ते हैं। ठीक है। क्लासीफाई द ओटीसी मेडिसिन, वही है डिफाइन एंड क्लासीफाई द ओटीसी मेडिसिन। ओटीसी मेडिसिन वह मेडिसिन होती हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जाती हैं, और इन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल, बुखार लगा, पैरासीटामोल बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। रेनिटीडीन, एंटासिड्स, लैक्सेटिव, एंटी डायरियल ड्रग्स, ये सब आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। ठीक है। और इसलिए इनको, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसलिए इसको कम होता है, इसलिए इसको हम ओटीसी में रखते हैं। ठीक है। उसके बाद से नोट ऑन, राइट ए नोट ऑन थेरेपी मॉनिटरिंग एंड ओटीसी मेडिसिन। ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एकेटिव की तरफ से, इसलिए इसको दिखाया जा रहा है। ठीक है। ये ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग, और उसके बाद से डिफाइन बजट एंड स्टेप इन्वॉल्व इन
प्रिपरेशन ऑफ बजट। बजट क्या होता है? एक फाइनेंशियल प्लान होता है ताकि एक हॉस्पिटल को पूरे साल अच्छे से चलाया जा सके, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हमको क्या क्या ध्यान रखा जाता है जब हम कोई भी वो बनाते हैं, बजट बनाते हैं। आपके घर में ही अगर कोई फंक्शन पड़ता है तो एक बजट बनाना पड़ता है, ठीक वैसे ही हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल को हमेशा सही प्रॉपर रूप से चलने के लिए एक बजट बनाना ज़रूरी होता है। तो वो बजट किस किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो उसे कहते हैं हम बजट, और जो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो इसी में आएगा, बजट में ही, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जो टॉपिक्स जो यूनिट 3 के हैं, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, ओवरव्यू देखेंगे ताकि दिमाग में एक आइडिया बन जाए कि हमें लिखना क्या है, और समझे रहेंगे तो लिख लेंगे, ठीक है, एग्जाम में। तो सबसे पहले है कि फार्मेसी थेराप्यूटिक कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमाइज द सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीट। किसी भी हॉस्पिटल में फार्मेसी और थेराप्यूटिक कमेटी होती है जो क्या देखती है कि मैक्सिमम सेफ और इफ़ेक्टिव रेशनल यूज ऑफ ड्रग। द फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी एक की स्टोन की तरह काम करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। ये पॉलिसीज़ बनाती हैं क्या कि हॉस्पिटल के मैनेज करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ये सब यही बनाती है, और मैनेज करती है फार्मूलरी सिस्टम को भी, ठीक है। ये इसके वो फंक्शन हो गए। उसके बाद से है कंपोजिशन ऑफ कमेटी। कमेटी बनती कैसे कैसे है, ठीक है। तो उसमें ये 3 फिजिशियंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद से फार्मासिस्ट होते हैं और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, विद उसके साथ मेडिकल स्टाफ भी होते हैं। इसमें फिजिशियन होते हैं, ठीक है, फिजिशियन, फिर फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इनसे मिलकर ये कमेटी बनती है। उसके बाद इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एडवाइस देना या पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, एजुकेशन प्रोग्राम लाना। उसके बाद से ड्रग की सेफ्टी को देखना, ठीक है। उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीएनटी कमेटी, ठीक है। ये फिजिशियन ये हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो सिलेबस में है, ठीक है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज, मान लीजिए अगर कोई ड्रग्स बनता है तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कहाँ से लेंगे? अगर कोई ड्रग कंपनी में बना, मान लीजिए ये कंपनी में ये ड्रग बना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, और इसके लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। ड्रग एंड पॉइजन सेंटर, ठीक है, इंफॉर्मेशन सेंटर जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे वो, ये कुछ सोर्स हैं जहाँ से आपको ड्रग का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। तो टेक्स्ट बुक, ठीक है, न्यूज़ लेटर्स, उसके बाद से जर्नल, फिर उसके बाद से ऑप्टिकल डिस्क, कंप्यूटर सिस्टम, टर्सरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज ये मोस्ट रिलेवेंट डाटा होते हैं। प्राइमरी सोर्स आर द फाउंडेशन विच आर अदर ड्रग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड। इसी से सभी कुछ अदर जो सोर्सेज हैं वो इसी से डाटा लेती हैं, ठीक है। इसमें प्राइमरी सोर्स इसलिए कहा गया क्योंकि इससे डायरेक्ट हमको वो मिल जाता है डाटा। जैसे क्लिनिकल ट्रायल से जो डाटा निकला होता है वो इसमें आते हैं, ठीक है। प्राइमरी लिटरेचर, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च, ये सब प्राइमरी सोर्स में आते हैं, ठीक है। इसमें ये हो गया मेडिकल एंड थेराप्यूटिक जर्नल्स, फार्मेसी जर्नल, ठीक है, ड्रग एंड टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, फार्माकोलॉजी जर्नल, ठीक है। सेकेंडरी सोर्स में आते हैं मिडलाइन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एब्स्ट्रैक्ट, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, और ये मार्टिनडेल फार्माकोपिया है, या रिव्यू आर्टिकल्स, जो रिव्यू लिखे जाते हैं प्राइमरी सोर्स से लिए जाते हैं, रिसर्च पेपर से, और रिव्यू लिखा जाता है, वो सब सेकेंडरी सोर्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है टर्सरी सोर्स प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को मिला के बनते हैं, ठीक है। इसमें कुछ है ऑस्ट्रेलिया मेडिसिन हैंडबुक, या ड्रग इंट्रैक्शन स्ट्रक्चर हैंडबुक ऑफ इंजेक्टेबल, मार्टिनडेल फार्माकोपियाज, फिजिशियंस, बीएनएफ यूएसपी, ऑस्ट्रेलियन फार्मूलरी, ठीक है। और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं जो इन सब के बाद आते हैं, जैसे कि लोकल ड्रग लिस्ट, नेशनल फार्मूलरी, हॉस्पिटल फार्मूलरी, फ़ोन कॉल टू मैन्युफैक्चर को कॉल करके भी हम पता कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। ये सब ड्रग इन्फॉर्मेशन के सेंटर्स हैं, सोर्स हैं। ठीक। फिर आता है पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग भी एक महत्वपूर्ण वो है, टॉपिक है। इसमें कुछ नहीं है, फार्मासिस्ट जो होता है वो पेशेंट को गाइड करता है ताकि बता पाए कि वो अच्छे से मेडिकेशन ले, और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब दे, और उसके पास्ट इंफॉर्मेशन को ले, मेडिकल रिलेटेड। ठीक है, ये उसमें पेशेंट काउंसलिंग में आता है। और फार्मासिस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है पेशेंट से, जो ताकि वो अच्छे से मेडिकेशन प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, और उसके बाद से फार्मासिस्ट वो पर्ची डॉक्टर के पास भेजता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द हॉस्पिटल। इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब हॉस्पिटल में अगर कोई फार्मासिस्ट है तो उसके क्या क्या रोल हैं, कहाँ कहाँ वो अपना एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएगा, और क्या क्या एजुकेट करता है लोगों को। जैसे कि मान लीजिए अगर हॉस्पिटल में ये दो प्रकार से होते हैं, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेनिंग। इंटरनल में इंटरनल जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, छोटे छोटे काम करने वाले हैं, या जैसे नर्सिंग स्टाफ हुआ, कलीग्स हुए, और जो जूनियर फार्मासिस्ट हैं उन सबको हर चीज़ बताता है फार्मासिस्ट, वो बताता है कि स्टोरेज कैसे स्टोर करना है, डाटा कैसे बनाना है, और हर रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, ये सब उनको सिखाएगा। नर्सिंग स्टाफ को एडीआर के बारे में बताता है, और ड्रग के यूज़ के बारे में बताता है। ठीक है, और उसके बाद से ये हो गया इंटरनल ट्रेनिंग। इंटरनल सबको ट्रेनिंग देता है फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन अगर कोई बाहर से अगर कोई बाहर से ट्रेनर आता है और आके अंदर ट्रेन करता है, हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद 1 और 2 डे का वर्कशॉप करता है। ठीक है, और उसके बाद से इसे हम एक्सटर्नल ट्रेनिंग कहा जाता है, अगर कोई बाहर से आए और फिर ट्रेनिंग दे तो। ठीक है, ओके। ये हो गया रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। और बाहर जाके भी जो हमारा फार्मासिस्ट हैं वो बाहर जाके लोगों को भी वो चाहे तो जागरूक कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है, हर चीज़ दवा के बारे में, एडीआर के बारे में आप चाहें तो एक्सटर्नल ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल। यानी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर, अगर कोई डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है, और ताकि वो पेशेंट के लिए उस पर दवा का ऑर्डर देता है, मेडिसिन का ऑर्डर देता है कि फार्मासिस्ट निकाल के, और वो दवाई उसको पेशेंट को दिया जाता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो डेट, नेम ऑफ़ द ड्रग, डोज। ठीक है, पेशेंट नेम, डेट, नेम ऑफ ड्रग, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली इंस्ट्रक्शन एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबिंग पर्सन। ठीक है, ये हो गया। कुछ एब्रीविएशन होते हैं जो हमें प्रिस्क्रिप्शन में यूज किए जाते हैं, ये सब तो आप लोगों को याद ही होगा। ACADBD ये सब आप लोगों को पता होगा कि इसका मतलब मीनिंग क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन पे जो लिखा होता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हम अगला टॉपिक देखते हैं, बजट के बारे में। हम स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिए हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है या उसे कोई भी ग्रोथ करवाना है तो हमें बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, कि कितने मशीन्स आएंगे, कितने एम्प्लॉय रहेंगे, कितने एम्प्लॉय को कितना सैलरी दिया जाएगा, ये सब पहले से डिसाइड करेंगे, तभी जाके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसका हम वो हिंदी में आप लोग समझ गए होंगे, इंग्लिश में लिख देंगे कि बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रोथ कर पाए। ठीक, उसके बाद से इसके फंक्शन हो गए, और उसके बाद से टाइप ऑफ बजट प्रिपरेशन। बजट प्रिपरेशन कितने प्रकार के होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म बजट, ठीक है, और लॉन्ग टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट मात्र 2 साल के लिए बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म बजट 5 से 10 साल के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग कौन कौन से होते हैं, जैसे इनकम अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद से सबसे ज़्यादा कहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मीन्स सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है, ये सब हम देखते हैं, और कितना कमाई हो रहा है, कितना आ रहा है बाहर से। ठीक है, ये हम देखते हैं। उसके बाद से फार्मेसी डिपार्टमेंट में देखते हैं कि कितना हमारे वीकली, मंथली, डेली कितने
पेशेंट को सर्विस दिया जा रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये सब देखते हैं हम। और उसके बाद से एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना हुआ है, ठीक है, प्रोफेशनल केयर ऑफ पेशेंट उसमें कितना वो एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, इमरजेंसी पेशेंट वाले में कितना एक्सपेंस हुआ, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये सब हम पहले से ध्यान में रख के फिर बजट बनाते हैं, ठीक है। ओके, फिर ये हो गया एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड द फॉलोइंग कैटेगरी, कौन कौन, सैलरी, इसमें देखते हैं कि हम सैलरी कितना देना है, सप्लाइज एंड एक्सपेंसेस, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एक्सपेंसेस, कितने ड्रग्स खरीदने हैं, कितनी दवाइयाँ खरीदनी है उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, परचेज एक्सपेंसेस, कोई मशीन खरीदनी है तो उसके लिए कितने पैसे लगेंगे, ये सब हम देखते हैं, उसके बाद से बनाते हैं, ठीक है। मिसलेनियस सप्लाई एंड एक्सपेंसेस कितने, उसके बाद से एक्सपेंसेस ऑफ सप्लाई मटेरियल, इसमें देख, ठीक है। उसके बाद से हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ प्लानिंग द बजट, बजट बनाने के क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या लाभ होंगे, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो डेवलप ए बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, हम एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। गिव ए बेटर फोकस ऑन डिसीजन मेकिंग टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा डिसीजन मेकिंग के लिए एक फोकस हो जाएगा। इफेक्टिव मैनेज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के जो भी मैनेज है फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा अच्छे तरीके से अगर हम बजट बनाएंगे पहले तो। एक्सपोजेस द रीजन ऑफ द ओवर एक्सपेंडिचर, ज़्यादा खर्च से हम लोग बच जाएंगे। हेल्प टू फोकस द हॉस्पिटल प्रायोरिटी, हॉस्पिटल के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उन सब पे फोकस करेंगे, ठीक। इन्हांस द इफिशियंसी ऑफ द स्टाफ एंड अदर्स, सबके अंदर का वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अच्छा लगेगा कि हमारा हॉस्पिटल अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। ये बजट बनाने के फ़ायदे हैं। इसके बाद से देखते हैं हम लोग क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी में ये फार्मासिस्ट जो होते हैं वो अच्छे से सेफ़ और इफ़ेक्टिव डोजेस के बारे में ध्यान देते हैं, कस्टमर को अच्छे से ट्रीटमेंट मिल पाए, इन सब बातों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी में। इसके कॉन्सेप्ट लिख देना है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करना चाहते हैं, यानी पेशेंट को, इसका पूरा का पूरा मेन फोकस होता है पेशेंट के केयर पे, ठीक है, पेशेंट केयर ही इसका मेन फोकस होता है क्लिनिकल फार्मेसी का, और अच्छे से अच्छे सस्ते दामों में अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाए, ठीक है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, जैसे क्लिनिकल स्किल, टेकिंग मेडिसिन हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम होता है कि जो पेशेंट है उसके मेडिकेशन हिस्ट्री को पूछे, उसके रिपोर्ट को ले, और उसके बाद से जो डॉक्टर कभी कभी पर्चा लिखते हैं तो उसमें कोई मिस्टेक्स हो जाए तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसको सही करने का काम कर सकता है, ठीक है। ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, प्रॉपर ड्रग थेरेपी को सिलेक्ट करता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है। ये फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्रग मॉनिटरिंग, ड्रग मॉनिटरिंग के टाइम बॉडी में मतलब अच्छे से ड्रग काम कर रहा है कि नहीं, इस बारे में ध्यान दिया जाता है, इसको देखा जाता है, ठीक है। इसी में आता है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में होता है कि कभी कभी डॉक्टर जो होते हैं वो वार्ड राउंड करते हैं। आपके हॉस्पिटल में देखा होगा कि डॉक्टर सुबह शाम आते हैं, मरीजों को देखते हैं और उनसे उनके कंडीशन का वो पूछते हैं कि कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इन सब के बारे में ये सब हो गया वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। अब इसका गोल क्या होता है, ठीक है, ये क्यों करते हैं लोग, तो ये सब तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा कि अच्छे से देखते हैं कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं, इसलिए पेशेंट की कंडीशन को, कभी कभी पेशेंट का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो वार्ड राउंड 2-3 बार भी डॉक्टर अंदर आ सकते हैं उसमें वार्ड में, ठीक है। तो ये वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन होता है, उसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, तीनों एक साथ। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम एक ये भी होता है कलेक्शन ऑफ पेशेंट डाटा, पेशेंट के डाटा को कलेक्ट करना, ठीक है। ये पूरा पेशेंट के डाटा को कलेक्ट कर लेता है ताकि उससे पहले कोई बीमारी ना हो, कौन कौन सी दवाइयाँ वो ले चुका है, ये सब इन सब के बारे में वो कलेक्ट कर लेता है डाटा, ठीक है, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है ओवर द काउंटर सेल्स। ओवर द काउंटर सेल्स, इसके बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद से इसका सिग्निफिकेंस, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, और कैसे OTC मेडिसिन लेबल होते हैं, और उसके बाद से OTC मेडिकेशन काउंटर, ठीक है,
ठीक है। ओवर द काउंटर ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इनको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाई कर सकते हैं कहीं किसी भी मेडिकल स्टोर से या शॉपिंग मॉल से या सुपरमार्केट। और आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ भी दिखते हैं कभी कभी बस में ऐसे ओटीसी ड्रग्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये चीपर होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, ठीक है। इनका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। पेशेंट आर एबल टू सेल्फ डायग्नोस, सेल्फ ट्रीट, अपने आप ले सकते हैं, टाइम सेविंग होते हैं, ठीक है। नो नीड टू गो टू क्लिनिक, क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद से इसमें इसके लेबलिंग कैसे हुई रहती है, सबसे पहले होता है प्रोडक्ट नेम, उसके बाद से इंडिकेशन शोइंग फॉर व्हाट पर्पज मेडिकेशन इज यूज, इंग्रेडिएंट, डोज, डायरेक्शन, वार्निंग और एक्सपायरी डेट, ये सब उसमें देखने को मिलते हैं। ये सब आप हेडिंग डाल डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। ओके। कुछ ड्रग हैं जो आप लोग को गूगल पे मिल जाएंगे, गूगल पे आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा कि ओटीसी मेडिसिन और पूरा लिस्ट आ जाएगा, उसको आप एग्जांपल के तौर पे इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। रेशनल यूज, रेशनल यूज में से होता है अच्छे प्रकार से, अच्छे तरह से यूज, उसका अप्रोप्रिएट यूज, ठीक है, गलत यूज नहीं। ताकि अगर आप मान लीजिए अगर एनसेड ही ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, बिना रोके रोज़ रोज़ ले रहे हैं, ये तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा। अगर रोज़ रोज़ आप ले रहे हैं तो किडनी फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आता है रेशनल यूज, इसका अच्छे से यूज कैसे किस प्रकार से करें हम, ये इसका रेशनल यूज है। कफ सप्रेसेंट, एंटीबायोटिक, डिकंजेस्टेंट, एंटाइसिड, एंटी फंगल, एंटी हिस्टामिनिक, स्मोकिंग सीजेशन ड्रग्स, ये सभी ड्रग्स ओटीसी में आपको अवेलेबल हो जाएंगे और इनका अच्छे से उपयोग ही रेशनल यूज कहलाता है, ठीक है। अब आप लोग अपने तरफ से इसे लिख देंगे। अब इसी के साथ चौथा चैप्टर भी एंड होता है। थैंक यू सो मच।